तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 9.1 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक मेज के ऊपरी भाग पर आकार समलंब जैसा है। देखो पहले ये जान लो समलंब होता क्या है। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। हमें सिर्फ दो भुजाओं से मतलब है कि दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर है वो समलंब है। तो यहाँ पे हमें समलंब दिया गया है, समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तो कोई यहाँ पे दिया हुआ है ना, समांतर भुजाएं एक तो 1 मीटर है और एक 1.2 मीटर है। एक भुजा ये और ये समांतर दी हुई है। आगे तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 है। दूरी मतलब इन दोनों भुजाओं की ऊंचाई कह सकते हो। दूरी का मतलब होता है लंबिक दूरी, मतलब इनके बीच में कहीं भी लंब डाल दो, यहाँ लंब डाल दो, यहाँ लंब डाल दो, हर जगह एक ही दूरी आएगी, 0.8 ही आएगी। जो दूरी यहाँ दी गई है वही दूरी हर जगह आएगी। हमें इस प्रश्न में क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम ये देखते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। और देखो इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक तो दिया हुआ है दोनों समांतर भुजाएं, दूसरे साथ में ऊंचाई दी है। मतलब इस प्रश्न में सिर्फ हमें इस सूत्र में मान रखकर ही इसको हल कर देना है। पहली समांतर भुजा ए बराबर दे रखा है 1 मीटर, दूसरी समांतर भुजा बी बराबर दिया है 1.2 मीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 0.8 मीटर। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ सूत्र का प्रयोग करना है। क्षेत्रफल बराबर हाफ ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस 1.2 गुणा में 0.8 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हरदम यूनिट के स्क्वायर में आता है। अब इसको हल करना है। 1/2 गुणा, देखो 1 प्लस 1.2, 1 का मतलब है 1.0 और 1.2। जब भी कभी हम दशमलव के नंबर को जोड़ते हैं तो दशमलव के बाद संख्याएं बराबर कर लेते हैं। तो ये 1 को लिख दिया 1.0 और ये 1.2 है, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। गुणा में ये 0.8 आ गया, इतने मीटर स्क्वायर। इस 2 से इसको काट दिया तो ये 1.1 आ गया। अब 11 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा। लेकिन देखो यहाँ दशमलव के बाद एक नंबर है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक नंबर है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा क्षेत्रफल कितना आया, 0.88 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल, मतलब समलंब का क्षेत्रफल पहले ही दे दिया गया है। इसमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई दी हुई है। साथ में एक समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखो जो हमने प्रश्न किया था पहले, इस प्रश्न में क्या क्या चीज़, इन 4 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ पहले ही पता है। एक तो समलंब का क्षेत्रफल पता है, दूसरे दोनों समांतर भुजाओं में से एक भुजा पता है कोई भी, और दो साथ में ऊंचाई पता है। तो देखो चौथी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं ना। हम इसी सूत्र को यहाँ फिर से लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें जो एक भुजा दी गई है वो ए है। ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल बराबर हाफ ए प्लस बी गुणा में एच होगा। अब क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल का मान रख दिया, हाफ गुणा में ए प्लस बी। ए हमने लिया है 10 को, बी निकालना है हमारे पास, और गुणा में इसकी ऊंचाई दी है 4। इस 2 से इस 10, ऊंचाई 4 दी हुई थी, मैंने 10 लिख दिया, ये 4 है। इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 आएगा। अब चाहो तो इस 2 से इन दोनों को गुणा कर लो, नहीं तो इस 2 को डायरेक्ट नीचे लाओ, 34 के नीचे यहाँ भाग कर दो। तो मैं इसको पहले गुणा ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गुणा ही करते हैं। इस 2 से 10 को गुणा किया तो आया 20, इस 2 से b को गुणा किया तो आया 2b। इस 34 में से इस 20 को इधर ला के घटा सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 34 - 20 बराबर 2b।
अर्थात 2b बराबर 34 में से 20 गया 14 बचेगा और b बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई पूछी गई थी और दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 है। देखो बाड़ क्या होता है, अगर कोई खेत है, किसी भी आकार का खेत है, जानवरों से बचाने का, अपनी फसलों को बचाने के लिए इसके चारों तरफ हमें कांटेदार तार लगा देते हैं, कांटेदार तार या ऐसा कुछ लगा देते हैं जिससे जानवर इसके अंदर घुस ना सके और फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसे कहते हैं हम बाड़। तो यहाँ पे बाड़ की लंबाई देने का मतलब क्या है कि हमें एक तरह से इस खेत का परिमाप पता लग गया है। इस परिमाप से हम इसकी जो भुजा दी गई है, जो नहीं दी गई है, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। इसमें देखो भुजा BC दी गई है, CD दी गई है और AD दी गई है, लेकिन चौथी भुजा AB नहीं दी गई है। देखो AB का मान पता नहीं है हमें, तो इस बाड़ की लंबाई मतलब परिमाप से हम AB को ज्ञात कर लेंगे। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर 120 है, क्योंकि बाड़ की लंबाई अर्थात परिमाप दिया हुआ इसका। इसमें से हमें AB पता नहीं है, AB को छोड़ देते हैं हम। BC है 48, CD है 17 और AD है 40, तो 120 आ गया। एक AB बराबर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 और 7 15, 4 1 5 और 5 और 4 9 1 10, 105 आ गया। 105 को यहाँ लाके घटा देते हैं तो हमें AB मिल जाएगा। तो AB बराबर 120 माइनस 105 अर्थात 15। अब हमें ये पता लग गया कि AB 15 है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे हम कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB भुजाओं AD और BC के समांतर है, मतलब ये दिया हुआ है हमें कि AD ये और ये समांतर है और साथ में लंब भी है, इन दोनों पे लंब भी है, मतलब ये कोण भी 90 का है, ये कोण भी 90 का है, चाहे जिस कोण को 90 ले सकते हैं हम। तो हम देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये एक समलंब हो गया। जिस भी चतुर्भुज का दो भुजाएं समांतर हों तो वो समलंब होता है, और समलंब में हमें इसके बीच की ऊंचाई भी पता लग गई है। इसकी ऊंचाई 15 आ गई है। तो सीधे सूत्र लगाते हैं। समलंब का सूत्र क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। यहाँ पे देखो दोनों समांतर भुजाएं दी हैं, एक 40 है और एक 48 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15। तो हम सीधे सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम। तो देखो सूत्र लगा के अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा में समांतर भुजाएं 48 और 40 गुणा में ऊंचाई 15 जो हमने यहाँ निकाली थी, इतने मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हरदम मीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पे यूनिट दी होगी उसके स्क्वायर में आएगा। 1/2 गुणा 40 और 48 को गुणा करेंगे तो आएगा 88 गुणा में 15 मीटर स्क्वायर। देखो 88 से कट जाएगा तो यहाँ आएगा 44। अब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। 15 चौके 60 और 15 को फिर 4 से 60 आएगा 66 मीटर स्क्वायर। इस तरह इसका क्षेत्रफल आ गया। हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था इसमें। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के आकार का खेत, यहाँ भी एक खेत दिया हुआ है लेकिन चतुर्भुज के आकार का ABCD है। देखो इसमें ABCD दिया गया है। इसका विकर्ण 24 है, अर्थात ये बीच वाली लाइन हमें 24 दी गई है। AC की लंबाई 24 दी गई है। शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। मतलब यहाँ देखो B से यहाँ पे लंब खींचा गया। मान लो इस बिंदु को हम कुछ लेते हैं, ये बिंदु हो गया हमारा M, और यहाँ D से खींचा गया ये N है। तो BM और DN हमें दिए हैं, एक है 13 और एक है 8। हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दो त्रिभुजों में बटा हुआ है चतुर्भुज ABC। खेत का क्षेत्रफल
हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज क्या है ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ दें, देखो ऊपर वाला क्षेत्रफल ये है और नीचे वाला क्षेत्रफल ये है, तो पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं। ABC का क्षेत्रफल 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा शीर्ष लंब, तो AC आधार हो गया इसका और शीर्ष लंब इसका है BM। और ADC में 1/2 आधार हमारे पास है AC, इसका भी आधार सेम है, दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, कॉमन है, गुणा बे शीर्ष लंब है इसका DN। इनके मान रख देते हैं, 2 गुणा AC 24 है और शीर्ष लंब 13 है, और ऐसे यहाँ पे 1/2 AC 24 है और शीर्ष लंब इसका 8 है। इतने देखो यूनिट यहाँ मीटर दी गई है ना, इतने मीटर स्क्वायर। 2 से काटा, ये 24 को 12 आ जाएगा, इस 2 से भी 24 काट दो 12 आ जाएगा, तो 12 को 13 से गुणा कर दो, 12 3 36 और 12 1 12 और 3 15, ये आ गया। और इस 12 से इसको गुणा कर 12 8 96, ये आया। देखो चाहे तो इन दोनों में से कॉमन लेके भी कर सकते थे हम, कॉमन लेके ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन अभी हमने गुणा कर दिया इसको, तो देखो 6 और 6 12, 2 आ गया, 5 और 9, 9 5 14 और 1 15 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 252 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल आ गया। इस प्रश्न में किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समचतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये और ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज समांतर भी होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं, मतलब बराबर उसमें भाग बांटते हैं, और साथ में लंब भी होते हैं, ये लंब भी होते हैं। इसका मतलब है AO बराबर OC है, BO बराबर OB है, DO बराबर OB है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हाफ D1 गुणा में D2। D1 क्या है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, यहाँ विकर्ण क्या है AC और BD, तो हाफ AC गुणा में BD और हाफ AC। अब AC किसी को भी AC मान सकते हैं, किसी को भी BD मान सकते हैं यहाँ पे, तो मान लो एक 12 हो गया, दूसरा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे गुणा कर देते हैं हम, ये 2 से काट दिया 6 आ गया, और 6 को गुणा कर देते हैं, 6 5 30 और 6 को 7 से गुणा, 6 7 42 और 3 45, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सूत्र आया कहाँ से, इस सूत्र को हम ऐसे ले सकते हैं ना कि जो समचतुर्भुज होता है, देखो उसमें एक त्रिभुज ऊपर है और एक त्रिभुज नीचे है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। ऊपर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, हाफ आधार BD गुणा में AO आ गया, और जो नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा हाफ आधार BD गुणा में CO। इन दोनों में से अगर हाफ BD कॉमन ले लिया तो ऊपर आएगा AO, ये AO बचेगा और उधर आ गया CO, और AO और CO मिला के कितना आएगा AO, तो वापस यही आ गया हमारे पास, AO और CO मिला के AC आ जाएगा, तो ये आ गया हाफ BD गुणा में AC। तो ये हमारे पास समचतुर्भुज क्षेत्रफल भी आ गया। तो अब चाहे इस क्षेत्रफल से कर लो चाहे इससे कर लो, दो त्रिभुजों में बांट के कर सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट इसका सूत्र लगा के कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है एक समचतुर्भुज, यहाँ भी समचतुर्भुज दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब, देखो यहाँ पे विकर्ण नहीं दिए गए हैं। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसको। ये समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इस समचतुर्भुज में शीर्षलंब दिया गया है। शीर्षलंब मतलब कहीं किसी भी शीर्ष से सामने डाला गया लंब। मान लो ये A B C D है,
तो यहाँ पे AM लंब दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर का, और साथ में एक भुजा, कोई भुजा ले लो, कोई सारी भुजा बराबर, ये 6 सारी भुजाएं 6 है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा में शीर्ष लंब। तो ये तो समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुणा शीर्ष लंब। तो इसको समांतर चतुर्भुज मान के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा में लंब। आधार दिया हुआ इसमें 6 और लंब हमारे पास 4, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है। अगर हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा लंब, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज एक ही बात है, क्योंकि हर समचतुर्भुज समांतर होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो अब आते हैं पुराने अपने सूत्र पे। पुराना फॉर्मूला क्या था कि क्षेत्रफल बराबर हाफ d1 गुणा d2, मतलब पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, और ये क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं 24। तो देखो इन दोनों को अगर हम बराबर रख देंगे तो हमारा दूसरा विकर्ण आ जाएगा 1/2। एक विकर्ण हमें 8 दिया गया है, दूसरा विकर्ण निकालना है, ये 24 आ गया। इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 बचेगा, और इस 4 को अगर हम नीचे ले जाएंगे इसके, तो हमारा d2 आ जाएगा। d2 बराबर 24/4, 4 × 24, अर्थात d2 दूसरा विकर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर का है। इसकी जांच करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 24 हमारा क्षेत्रफल आया था ना, इसकी जांच कर सकते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 d1 गुणा d2, 1/2 d1 कितना आया था हमारा 8 दिया हुआ है, और d2 6 निकाला है। इसे काट के देखो 4 आएगा, 4 × 24, क्षेत्रफल 24 आ गया इसका, जो पहले निकाला था वही फिर आ गया। प्रश्न नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हुई हैं। इसमें से प्रत्येक टाइल का जो विकर्ण है 45 और 30 दिया हुआ है, उसके दोनों विकर्णों की लंबाई दी हुई है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे रेट दिया गया है वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो हम एक काम शुरू से ही कर सकते हैं, इन सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, या फिर हम इस सेंटीमीटर में प्रश्न करें और लास्ट में देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 वर्ग मीटर मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दोगा इनका, तो तुम्हें पता लग जाएगा 1 वर्ग मीटर कितना होगा। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 का वर्ग करेंगे तो आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस प्रश्न को सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें लास्ट में जाके सेंटीमीटर स्क्वायर को 10,000 से भाग करना पड़ेगा, ताकि वो मीटर स्क्वायर में आए, क्योंकि जब तक मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा तब तक उसको हम 4 रुपये की दर से गुणा नहीं कर पाएंगे और उसका व्यय ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस प्रश्न को शुरू से ही मीटर में ही लेके चल रहा हूँ कि जो पहला विकर्ण है d1 वो है 45 सेंटीमीटर, अर्थात 0.45 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर हम 100 से भाग कर दें, यहाँ देखो इसको अगर 100 से भाग कर दें हम तो मीटर में आ जाएगा। 45 सेंटीमीटर को अगर मैंने 100 से भाग कर दिया तो ये मीटर में हो गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे विकर्ण दूसरा जो है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर का है, अर्थात 0.30 मीटर का है। अब दोनों विकर्ण आ गए तो हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर हाफ d1 गुणा d2 होता है। देखो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 गुणा d2, और d1 d2 तो हमें दे ही रखा है पहले से ही, तो इसको गुणा कर देते हैं। हाफ 0.45 गुणा में 0.30, या जीरो को लिखते ही नहीं, तो दशमलव के बाद जीरो बेकार होता है, तो किसी काम का नहीं है, इस जीरो को छोड़ ही दिया हमने। अब हमारे पास रह गया सिर्फ ये, इन सबको गुणा कर लेते हैं हम। 3 से गुणा किया इसको 5 को तो 15 आ गया, और फिर 3 से 4 को गुणा किया, 3 चौक 12 और 1 13, ये आ गया
बटे में 2। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद एक नंबर था, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, दशमलव यहाँ लगा दिया हमने। अब इसको और सरल करने के लिए, सरल करेंगे या बाद में इसको सरल कर लेंगे, हम इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। ये आया हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल। अब 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 3000 टाइलों का निकालना है हमें। तो जब एक टाइल का क्षेत्रफल ये आ गया है तो 3000 का निकालेंगे हम। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल। एक का पता हो और ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा कर देते हैं हम। 3000 गुणा में 0.135 बटे 2। देखो हम चाहें तो यहाँ पे इसको हम सरल कर सकते थे, 2 से इसको भाग करके और हल कर सकते थे, पर यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया एक टाइल का क्षेत्रफल, तो इसलिए हम इसको सरल नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आके कट जाएगा ये, तो इसे हम काट देंगे इसको। पहले इसे गुणा कर लेते हैं फिर इसे भाग करते हैं। देखो 3 जीरो से ये 3 दशमलव प्लेस हट जाएंगे, तो हमें सिर्फ 3 से 135 गुणा करना है। 3 से 5 को गुणा किया 15 आया, 3 को 3 से गुणा किया 9, 1 10 0 आ गया, और 3 एकम 3 ये आ गया, 3 एकम 3 1 4 आ जाएगा। तो देखो दशमलव हट जाएगा और 2, अभी भी 2 ऐसी बरकरार है अपनी जगह पे, इतने मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है 3000 टाइलों का। अब हमें निकालना क्या था, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पॉलिश करने का व्यय। तो कुल व्यय बराबर 4 गुणा कुल क्षेत्रफल, 405 बटे 2 रुपये, इतने रुपए टोटल खर्च होंगे। तो 2 से काटा इसको 2 आ गया। अब इसे 2 से गुणा करना और कुछ नहीं करना है। 2 पंजे 10 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 चौक 8, 810 रुपये। तो ये कुल व्यय 810 रुपये होगा। अगर बिना बात के यहाँ दशमलव में बदलते, फिर यहाँ से दशमलव का गुणा करते, फिर यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमारा उत्तर ना आ जाए तब तक हम इनकी कैलकुलेशन कम से कम करते हैं। जब उत्तर लास्ट में आ जाए, लगे कि अब यहाँ कैलकुलेशन करनी ही है, तभी कैलकुलेशन करो। तो इसका उत्तर आ गया 810 रुपये। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहन एक समलंब के आकार का, देखो यहाँ समलंब दिया है, समलंब मतलब इसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, खेत खरीदना चाहता है। खेत नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ, अच्छा यहाँ पे दिया गया चित्र, देखो चित्र में ये एक समलंब है जिसकी 2 भुजाएं समांतर हैं। तो एक भुजा ये समांतर है इसके, इसमें साथ में और दिया गया है कि भुजा नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई में दुगनी है, अर्थात ये भुजा दुगनी है ऊपर वाली भुजा से। अगर इस वाली भुजा को हम x लेते हैं तो नीचे वाली भुजा 2x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, इसे 2x लिखते हैं साफ साफ। अब देखो ये भुजा x है, ये भुजा 2x है। हम मान लेते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x है, x मीटर, छोटी भुजा x मीटर है, इसलिए बड़ी भुजा बराबर 2x मीटर, क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया है। अब देखो इनके बीच की ऊंचाई हमें पहले से ही 100 दे रखी है, तो इनकी हाइट दे रखी है 100 मीटर। एक समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ यही तीनों चीज चाहिए, और प्रश्न में हमें पहले से समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। तो इस सूत्र में अगर हम लगाएं, समलंब के सूत्र में समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, मतलब x प्लस 2x, गुणा में इसकी ऊंचाई h। समलंब का क्षेत्रफल हमें पहले से ही दिया गया है, देखो ये क्षेत्रफल दिया गया है 10500, 1/2 x और 2x मिला के 3x हो जाएगा, और ऊंचाई हमें दी गई है 100। अब इसको सरल करके हम x निकाल सकते हैं। x निकालेंगे तो भुजा भी निकल जाएगी, चाहे ये वाली भुजा निकाल लो चाहे ये भुजा निकाल लो। इस 2 से इसको काटा हमने तो 50 आ गया।
अब इस x को निकालने के लिए इस 3 को और इस 50 को नीचे ले आएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 10500 के बटे में एक तो 3 आएगा और दूसरा 50 आएगा बराबर x। देखो इस 0 से ये कट गया, इस 5 से काटते हैं पहले इसको, तो 5 से काटा तो आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0 आ गया, और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और ये 0 आ गया, अर्थात x का मान आ गया 70। देखो x 70 आ गया, हमें निकालना क्या था, नदी के साथ वाली भुजा। नदी के साथ वाली भुजा तो ये 2x वाली है, बड़ी वाली भुजा है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, डबल इसका। नदी के साथ वाली भुजा बराबर 2x, अर्थात 2 गुणा में 70, 140 मीटर। इस तरह 2 निकल गई, ऊपर वाली भुजा आ गई 70, नीचे वाली 140 आ गई। इस प्रश्न में दिया गया है एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इस पृष्ठ को, अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो इसको हम 3 अलग अलग चित्रों में विभाजित कर सकते हैं, और जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, इसका थोड़ा नामकरण कर दे ताकि लिखने में आसानी रहे। देखो इसमें 3 चित्र हैं। एक चित्र ये जो बीच में है, बीच वाला भाग ये पीले कलर हरे कलर से कर दिया है, ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पता है हमें, और बाकी जगह अगर देखें हम, ये ऊपर पीले वाला भाग और ये नीचे पीले वाला भाग, ये दोनों समलंब हैं। तो इन दोनों की मदद से हम इस समलंब का और इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में इस बीच के आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और तीनों को जोड़ के इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ऊपर का समलंब, नीचे का समलंब और ये बीच का आयत। समलंब की भुजाएं में दी हुई हैं। देखो सारी भुजाएं इसकी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ 5 दिया है ना, इससे सारी भुजाएं 5 पता लग गई हमें। अष्टभुजी सम है। तो अब हम इसमें ऊपर एक समलंब दिया है, नीचे एक समलंब, दोनों का निकालते हैं क्षेत्रफल। अष्टभुजी का कुल क्षेत्रफल बराबर देखो A B C H, A B C H का क्षेत्रफल प्लस C D G H का क्षेत्रफल, C D G H का क्षेत्रफल, और साथ में तीसरा है हमारे पास D E F G का क्षेत्रफल। इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के इसका कुल क्षेत्रफल आएगा। ऊपर जो समलंब है, देखो समलंब की 2 समांतर भुजाएं, एक तो हमारे पास HC है और दूसरी ये है AB है, और इसके बीच की ऊंचाई 4 दी हुई है। तो 1/2 2 समांतर भुजाओं की लंबाई मतलब 11 और प्लस 5 गुणा में ऊंचाई 4। CDGH ये एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 5 गुणा में 11। और तीसरा फिर से एक समलंब है, तो यही क्षेत्रफल दोबारा आ जाएगा 1/2 गुणा में 11 प्लस 5 गुणा में 4 इतने, और ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो इसलिए मीटर का वर्ग। अब देखो सभी का क्षेत्रफल आ गया, इनको सरल करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 11 और 5 16 आ गया गुणा में 4, यहाँ 5 गुणा 11 तो 55 आ गया, और इसको फिर से करते हैं 1/2 16 गुणा 4 मीटर स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, 2 से इसको काट दिया 2 बचेगा, इस वाले 2 से भी ये 2 4 कट जाएगा 2 बचेगा, तो 16 गुणा 2 32 आ गया, ये 55 आ गया, और साथ में फिर से 32 आ गया, इतने मीटर स्क्वायर। 2 और 2 4 और 5 9 आ गया, 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो 119
मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया। इसमें चाहो तो वैसे त्रिभुजों में भी कर सकते हैं हम। अगर हम त्रिभुजों में करते हैं, चलो इसको दूसरे तरीके से अगर करते हैं, ये ऐसे है, इस तरह से ये सम षटभुज है, सम अष्टभुज। देखो इसको हम इस तरह त्रिभुजों में भी भाग कर सकते हैं। एक त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ आएगा, और एक ये वर्ग हो जाएगा। देखो इसकी ऊंचाई 4 दी हुई है, ये 4 है, ये 5 है, वर्ग नहीं आयत हो जाएगा। ये 5 है। जब ये 5 हो गया और पूरा 11 था तो यहाँ 6 बचेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आधार 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब, इसका निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, और इसका निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं हम। और ये तो हमारे पास आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकाले, इनको जोड़ देंगे हम। तो इसे अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते थे इसको हम कि इसका क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार हमारे पास 3 है, गुणा में शीर्ष लंब 4 है। देखो ऐसे त्रिभुज 1 2 3 4 हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दिया, तो चारों त्रिभुजों का आ गया। अब एक बार हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, चारों का आ जाएगा। दूसरा 4 गुणा में इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 गुणा 4, 5 गुणा 4। तो एक क्षेत्रफल ये निकाल के इसको 4 से गुणा कर दिया, चारों आ गई। एक क्षेत्रफल ये निकाल के 4 से गुणा कर दिया, इसको चारों आ गई। और तीसरा रह गया हमारे पास ये वाला, ये 5 और ये 5, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5। तो एक ये है, एक ये है और एक ये, इन तीनों से भी हम निकाल सकते हैं इसको। 1 2 और तीनों को हल करके वापस 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। प्रश्न संख्या 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि हमें आकृति में दिखाया गया है। देखो ये बगीचा दिया गया है, आगे दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 विभिन्न तरीकों में इसे विभाजित किया है। देखो अगर हम प्रश्न में देखते हैं, ज्योति ने यहाँ विभाजित कर रखा है और कविता ने यहाँ विभाजित कर रखा है। हमें दोनों के आरेख की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और लास्ट में जांच करेंगे इसकी हम कि क्या दोनों से एक ही उत्तर आता है। हम पहले करते हैं ज्योति से, कि ज्योति के आरेख के अनुसार क्षेत्रफल। देखो पहले हम ज्योति के अनुसार क्षेत्रफल निकालते हैं। ज्योति ने इस चित्र को, इस बगीचे को 2 समलंब में बांध रखा है। पहला समलंब ये है जिसका आधार हमारे, देखो यहाँ पे 2 समांतर रेखाएं AP और BC हैं। इस चित्र से देखें तो BC 15 हो जाएगा, और ये AP है, AP पूरी लंबाई ऊंचाई है इसकी, तो 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये दूरी CP, क्योंकि ये पूरा 15 है तो CP इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। तो देखो 2 समांतर रेखाओं की दूरी मिल गई हमें, लंबाई, उनके बीच की दूरी मिल गई। इस तरह से हम इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो हमने इसे पहले ही कर दिया। पहले एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, पहले समांतर भुजाओं की लंबाई, तो ये आ गया AP प्लस BC, और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई इसकी CP ले लेते हैं। जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल साथ वाले समलंब का भी आएगा, तो इसे गुणा 2 कर देते हैं हम, गुणा 2, तो ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास ज्योति के आरेख द्वारा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हल करते हैं हम, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा गुणा में। इस 2 को हम काट भी सकते हैं, इस 2 को 1/2 से काट दिया, तो इसका खेल ही खत्म हो गया इसका। अब बचा हमारे पास AP है 30 और BC है 15 गुणा में CP है 15/2। तो देखो इसको हल कर लेते हैं हम, 30 और 15 45 आ गया, गुणा में 15/2। अब 15 और 45 को गुणा करके और फिर बाद में 2 से भाग कर देंगे हम। 15 को 5 से गुणा किया तो 75 आएगा, तो 5 आ गया, शेष 7 रह गया। 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौका 60 और 7 67, ये बटे में 2। अब इसको 2 से भाग कर देते हैं,
2 3 6, 2 3 6, 2 7 14.5, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी जो इकाई दी गई है वो मीटर में है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो एक का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम कविता के आरेख पे चलते हैं। कविता के आरेख में एक इन्होंने यहाँ पे देखो चतुर्भुज बना रखा है और एक त्रिभुज बना रखा है। चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा हमें पता नहीं है, देखो यहाँ पे ये भुजा दी नहीं गई है, तो इस भुजा को निकालेंगे हम पहले, या इस लंब को निकाल लेते हैं हम, लंब को, क्योंकि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो हम पहले इस लंब को निकालते हैं कितना है। देखो पूरी ऊंचाई हमें दी गई है 30, जबकि ये ऊंचाई दी गई है 15, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई 15, मतलब शीर्ष लंब आ गया हमारा 15, और ये तो हमें पहले से ही पता है ये 15 है। तो इस तरह त्रिभुज का आधार भी पता है और शीर्ष लंब भी पता है, और इसकी चारों लंबाई ही 15, ये भी 15, ये 15, ये 15, चारों लंबाई, तो ये एक वर्ग हो गया। तो इसको हम एक वर्ग और एक त्रिभुज में बांट सकते हैं। तो कविता के अनुसार क्षेत्रफल बराबर एक वर्ग का क्षेत्रफल है, जो लंबाई गुणा लंबाई या चौड़ाई गुणा चौड़ाई, कुछ भी कह सकते हैं, भुजा गुणा भुजा है, तो 15 गुणा 15 आ गया। और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार 15 गुणा में ऊंचाई हमारे पास है 15, तो ये आ गया 15 गुणा 15 225 प्लस 15 गुणा 15 225 बटे में 2। अब इसको हम हल कर देते हैं, ये 225 ऐसे ही रहेगा, और इसको भाग किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5। अब इन दोनों को दो जोड़ देते हैं हम, तो देखो दशमलव के 5 के बाद तो ये 0.5 ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 0 है। 5 और 2 7 आ गया, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो इतने मीटर स्क्वायर। देखो जो उत्तर यहाँ पे आया है वही उत्तर हमारा पहले वाला भी है, 337.5। इसका मतलब ये है कि दोनों का उत्तर, सिर्फ हमने इसको दोनों को अलग अलग तरीके से विभाजित किया था, लेकिन दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने कोई और विधि बता सकते हैं। हम चाहें तो इसको 3 त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं। देखो पहला त्रिभुज हमने ये ले लिया, यहाँ से इसे जोड़ दिया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, और तीसरा ये है, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन जाएंगे। एक ये है जिसका आधार गुणा शीर्ष लंब हो जाएगा, ये है आधार गुणा शीर्ष लंब होगा, और तीसरा आधार गुणा शीर्ष लंब यहाँ, हाफ आधार गुणा शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब यहाँ, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब यहाँ, ऐसे 1/2 यहाँ में। तो 3 त्रिभुजों में विभाजित करके भी इसे कर सकते हैं हम। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी और अंतः विमाएँ क्रमशः 24 गुणा 28, ये तो बाह्य विमाएँ हैं, और अंतः विमाएँ 16 गुणा 20 दी गई हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे 4 खंड दिए गए हैं, पहला खंड यहाँ दिया गया है, दूसरा खंड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। हर एक खंड में 2 समांतर भुजाएं हैं। देखो यहाँ पे ये समांतर इसके है, यहाँ पे ये समांतर इसके है, यहाँ पे देखो ये समांतर इसके है, और यहाँ पे ये समांतर इसके है। 2 समांतर भुजाएं हैं। 2 समांतर भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज एक समलंब होता है, मतलब ये पूरा एक समलंब है, ये पूरा एक समलंब है, और ऐसे ही देखो इधर भी एक समलंब बन रहा है पूरा, ये पूरा एक समलंब है। 2 समलंब यहाँ बने हुए हैं और 2 समलंब इस तरफ बने हुए हैं, ये समलंब है एक, और एक इधर समलंब है। तो हमारे पास 4 समलंब बनते हैं इस पूरे चित्र में। हमें इन चारों समलंब का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। पहले हम पहले भाग का करते हैं। पहले भाग समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम, तो आता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ देखो समांतर भुजाएं दी गई हैं, एक 20 है और एक 28 है, लेकिन ऊंचाई पता नहीं है हमें। ये पूरी लंबाई 24 दी गई है प्रश्न में, जबकि अंदर 16 दी गई है। इसका मतलब 24 में से 16 घटाएं तो 8 बचेगा, तो इसकी और इसकी चौड़ाई मिला के 8 है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ दिया है समान, प्रत्येक खंड समान चौड़ाई का है,
तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो एक 4 होगी। इस तरह समलंब की चौड़ाई ऊंचाई 4 हो गई। देखो दोनों भुजाएं पहले ही पता थी हमें, इसकी चौड़ाई ऊंचाई भी आ गई है। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक का क्षेत्रफल, पहले खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 गुणा इसकी एक भुजा है 28 और दूसरी भुजा है 20 और इसकी ऊंचाई है हमारे पास 4 जो हमने निकाली, इतने सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर में दी गई है। इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। 28 और 20 को जोड़ा तो 48 आएगा गुणा 2। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका जो खंड 1 का आएगा वही खंड 2 का भी आएगा। तो खंड 2 का क्षेत्रफल बराबर भी 96 आएगा। हमें सभी खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। अब आते हैं हम खंड 3 के क्षेत्रफल पे, इसके बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ भी पूरी ऊंचाई, इसकी पूरी चौड़ाई दी गई 28, जबकि अंदर 20 दिया गया है। मतलब इसमें 28 में से 20 घटाएं तो बचेगा 8। तो 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। वैसे भी इसमें बोला गया सभी की चौड़ाई समान है, तो ये अपने आप ही 4 आ चुका है। तो ये 4 है, ये भी 4 है। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इस पूरे की लंबाई, ये वाली लंबाई 24 है और अंदर वाली 16 यहाँ देखो दी गई है। तो तीसरे खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तीसरे खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2, समांतर भुजाएं इसकी हैं 24 प्लस 16। देखो जो यहाँ 24 दिया गया वही 24 यहाँ पे होगा, जो 16 यहाँ पे वही 16 यहाँ पे होगा, गुणा में 4 सेंटीमीटर का वर्ग। इस 2 से फिर 4 को काट दिया तो यहाँ 24 और 16 जोड़ेंगे तो आएगा 40 गुणा में 2, यहाँ कट के 2 आया था। 40 दूनी 80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो तीसरे भाग का है वही चौथे भाग का भी क्षेत्रफल आएगा। चौथे भाग का क्षेत्रफल बराबर 80 आ जाएगा। तो इसमें हमें सभी में समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था। मुख्य बात क्या थी, इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी, समलंब की ऊंचाई। तो पूरी लंबाई में से अंदर वाली लंबाई घटाने के बाद जो हमारी लंबाई आएगी उसको आधा करने पे हमें 1 की लंबाई मिल जाएगी, 1 की ऊंचाई मिल जाएगी।